दूसरा पॉइंट है यहां पर कि शक्ति पृथक्करण सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। यह सिद्धांत फ्रेंच पॉलिटिकल थिंकर मॉन्टेस्क्यू की किताब है स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज। और मॉन्टेस्क्यू इस पुस्तक में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए यह विचार देता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि शासन की संपूर्ण शक्तियां एक स्थान पर केंद्रित नहीं होनी चाहिए, बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथक पृथक अलग अलग होनी चाहिए। क्योंकि अगर शासन की संपूर्ण शक्तियां एक ही स्थान पर होगी तो शासन का स्वरूप अधिनायकवादी हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, जिसके कारण तानाशाही या निरंकुशता की स्थापना होगी। और उस निरंकुशता की स्थापना के लिए या निरंकुशता के कारण व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। अब इसका कंसेप्ट समझिए। मोनार्की सिस्टम में, इस राजतंत्र में, राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा, किंग एक ही व्यक्ति होता है। इस किंग के पास ये पावर है, लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर एंड जुडिशरी पावर। यानी तीनों शक्तियां एक स्थान पर क्या है, जुड़ी हुई हैं, इनबिल्ट है राजतंत्र में। राजा, परिणाम क्या होता है? अधिकांश राजा निरंकुश हुए, निरंकुश डिक्टेटर हो गए। मीन्स कि अगर कभी, जैसे जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं। आप लोग छोटे रहे होंगे या हम भी जब छोटे थे तो एक गांव में जादू, थोड़ा मोड़ा जब साइंस पढ़ लिया गया 8, 9, 10 के क्लास में, तो एक हैंडलेंस आता है जिसमें सनरेज को सेंट्रलाइज करके एक पेपर पर रखा जाता है और पेपर जलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो सूरज की किरणें हैं वो बिखरी हुई हैं, अगर उसे एक स्थान पर रखेंगे तो सेंट्रलाइज हो जाएंगे। ठीक वही स्थिति अगर यहां पर है कि शासन की संपूर्ण शक्तियां अगर एक स्थान पर अगर हो जाती है, एक स्थान पर सेंट्रलाइज हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में शासन का स्वरूप निरंकुश हो जाएगा। और जब शासन का स्वरूप निरंकुश हो जाएगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। इसलिए मॉन्टेस्क्यू व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा को लेकर, व्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अब जब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और यह कहता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि शासन का स्वरूप या शासन की संपूर्ण शक्तियां
एक स्थान पर केंद्रित न होकर बल्कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पृथक पृथक होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शासन का स्वरूप सीमित होगा, और जब शासन का स्वरूप सीमित होगा तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित होगी। ये सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी थी। अब क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 50 सिर्फ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच है। क्लियर? जैसे आर्टिकल 50 अगर यहां पर बात करते हैं तो सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी मींस कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य पृथककरण मींस सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो इसी सेंटेंस को अगर हम देखते हैं, इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे ढंग से अगर लेके चलते हैं, दूसरे कमेंट में लेकर चलते हैं, तो इसका अगर इसी लाइन को हम दूसरे तरीके से, तो एक तरीका यह भी होगा कि नो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी होगा। नहीं समझ में? इसलिए यह है कि सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, यानी मींस कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच सेपरेशन होगा। अब इसके अलावा अगर हम बात अगर इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से अगर हम लेके चलते हैं, दूसरे तरीके की स्थिति को अगर हम बात करते हैं, तो इसी को हम इस ढंग से भी तो पढ़ सकते हैं कि नो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये भी हो सकता है कि नहीं? अब यहां पर जब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन नहीं है, सिर्फ सेपरेशन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच है, तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है, कि क्या भारतीय संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी है? दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन, अगर सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी नहीं है, थोड़ा, अगर सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी नहीं है तो शासन का स्वरूप सीमित कैसे होगा, लिमिट में कैसे आएगा? क्योंकि मॉन्टेस्क्यू क्या कहता है कि अगर शासन का स्वरूप, पानी पी, ठीक, अगर संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी नहीं है तो शासन का स्वरूप सीमित नहीं होगा, और जब सीमित नहीं होगा तो व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता की सुरक्षा कैसे होगी? एक प्रश्न ये भी खड़ा हो गया। अब यहां पर कई चीजें मिल रही हैं, कई विचार आ रहे हैं, कई थॉट आ रहे हैं, और विचार और थॉट इस सेंस में आ रहे हैं कि अगर देखा जाए कि जो अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली का विवाद है, डिबेट है कि स्वतंत्र भारत के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली चाहिए कि संसदीय शासन प्रणाली चाहिए, इस विवाद का समाधान तो यह आर्टिकल ही कर दिया, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अमेरिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है। और अगर संविधान सभा के सदस्य पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को स्थापित नहीं करते हैं, इसका मतलब यह निकलता है कि संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को नहीं स्थापित करना चाहते। इसका मतलब तो यह भी निकल। अब सवाल खड़ा हुआ, क्वेश्चन अब राइज हुआ कि तब संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली का मतलब जब अपनाया गया
तो ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली, और ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में संसद की सर्वोच्चता हो जाती है और यहां पर कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। तो अगर यहां पर अगर ये कंसेप्ट देखते हैं, लेजिस्लेटिव, नो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तो ये है आपका स्टेट, आर्टिकल 12 एंड 36, राज्य। क्योंकि राज्य की जो परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में, आर्टिकल 36 में, उसमें है भारत सरकार और भारतीय संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी। तो भारत सरकार कार्यपालिका हो गई और भारतीय संसद क्या हो गई, विधायिका हो गई। तो अगर यहां पर अगर सेपरेशन यहां पर होता तो इसमें इनबिल्ट नहीं। अब इसको जोड़ने के पीछे यह उद्देश्य था संविधान सभा का या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि अगर हम विधायिका और कार्यपालिका के बीच पृथक्करण कर देंगे, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य अगर हम पृथक्करण कर देते हैं, तो हम संसदीय शासन प्रणाली अर्थात उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना नहीं कर सकते। और जब तक उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना नहीं होगी, जब तक उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना नहीं होगी, तब तक जनता के हितों की पूर्ति नहीं हो सकती। यही विचार था कि अंबेडकर कहते हैं कि जो भी सरकारें अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को लागू नहीं करेंगी, उसे अगले निर्वाचन में जनता को जवाब देना होगा, यानी उत्तरदायित्व दे दिया गया। यानी मीन्स कि अगर सरकारों को जनता के हितों की पूर्ति नहीं होगी तो जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके उन्हें उनके पद से हटा सकती है। ठीक। अब दूसरी सिचुएशन यह है कि उत्तरदायित्व ही क्यों, और अगर हम संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना अगर करते हैं, संसदीय शासन प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिसे हम ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली से लेते हैं, तो ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। तो भारत में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं? क्योंकि अगर भारत में सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का एस्टेब्लिशमेंट हो जाता, संसद की सर्वोच्चता हो जाती, तो संसद के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। कार्यों का, संसद के कार्य क्या है? संसद के कार्य क्या है? विधि निर्माण, यानी लेजिस्लेटिव का कार्य क्या है? लॉ फॉर्मेशन। तो अगर संसद के कार्यों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा तो संसद की सर्वोच्चता हो जाएगी। परिणाम क्या होगा कि संसद विधि का निर्माण करके भारत की जनता के अधिकार और स्वतंत्रता दोनों को नष्ट कर सकती है, सीमित कर सकती है। इन सभी स्थितियों को लेकर अब ऐसा, ये जो स्थितियां हैं, सभी स्थितियों को लेकर ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वह है ब्रिटिश सरकार का स्वरूप। ब्रिटिश सरकार का भारत में जो स्वरूप था वह अधिनायकवादी था, डिक्टेटर था। और डिक्टेटर और अधिनायकवादी होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था या जो सबसे बड़ा कारण था वह था कि ब्रिटिश सरकार भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, वो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। तो जब भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी तो ब्रिटिश सरकार कभी भी जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर पाई। ऐसी स्थिति में अगर यह भी कहा जाता है कि अगर ब्रिटिश सरकार भारत के जनता के हितों की पूर्ति नहीं कर पाई
तो ब्रिटिश सरकार ने तो बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए, बहुत से एक्ट बनाए, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर इंडियन फ्रीडम एक्ट 1947 तक। तो इसके बारे में एक विचार यह भी कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए जो भारत में जो भी लॉ एंड ऑर्डर या कानून का निर्माण किया, अधिनियम का निर्माण किया, उन सबके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था, वह अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना चाहते थे। उनका कभी भी यह मंशा नहीं थी, यह कभी भी उद्देश्य नहीं था कि हम भारतीय जनता के हितों की पूर्ति कर सके। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित जो भी अधिनियम है, ब्रिटिश सरकार जो भी अधिनियम पारित कर रही है, उसके पीछे उसका मूल उद्देश्य क्या है? अपने साम्राज्य की सुरक्षा। क्लियर? अब संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन का एग्जाम्पल है हमारे सामने, और ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता है। तो जब संसद की सर्वोच्चता है, संसद की सर्वोच्चता की स्थिति है, तो उस सर्वोच्चता में भारत के संविधान निर्माताओं ने संसदीय सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। इसका मतलब कि संसदीय शासन प्रणाली के जो कैरेक्टर हैं, वह कैरेक्टर है कि टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव, एक रियल एग्जीक्यूटिव। मींस कि दो प्रकार की कार्यपालिका होगी, एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। दूसरा, कार्यपालिका निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। निम्न सदन के प्रति क्या होगा? इसलिए संसदीय शासन प्रणाली को उत्तरदायी शासन प्रणाली भी कहा जाता। और तीसरा, ये दोनों कैरेक्टर भारत के संसदीय शासन प्रणाली में भी है और ब्रिटेन के भी संसदीय शासन। लेकिन जो तीसरा कैरेक्टर है, वह भारत के संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के बीच का डिफरेंस पैदा कर देता है। ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता है, और संसद की सर्वोच्चता को लेकर ब्रिटिश राजनीतिक विचारक डिमोले एक विचार भी देता है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री न बनाकर सब कुछ कर सकती। मतलब जो भी समझिएगा, ठीक। जबकि भारत के संसदीय शासन सब कुछ कर सकती है, जबकि भारत के संसदीय शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता है। लेकिन जब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति समाप्त कर दी गई, तो भारत में भी संसद सर्वोच्च हो गया। और भारत और ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली के बीच का जो डिफरेंस था संसद की सर्वोच्चता और संविधान की सर्वोच्चता को लेकर, वो भी समाप्त हो गए। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी की सरकार आती है, 43rd अमेंडमेंट करती है, और 43rd अमेंडमेंट करने के बाद न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान कर देती है। और इस शक्ति को प्रदान करने के बाद ये अब न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करके कानून या आदेश का एग्जामिन कर सकती है। कानून का मतलब विधायिका और आदेश का मतलब कार्यपालिका, और कानून और आदेश का मतलब विधायिका और कार्यपालिका, और विधायिका और कार्यपालिका का संबंध आर्टिकल 12 और 36 से है, यानी राज्य से है, जिसके कारण राज्य के कार्यों का परीक्षण कर सकती है और उसे संवैधानिक या असंवैधानिक घोषित कर सकती। फिर भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित मिल गई, और पुनः न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को संविधान का आधारभूत ढांचा के रूप में परिभाषित कर दिया। जब संविधान के आधारभूत ढांचा के रूप में परिभाषित कर दिया, तो आधारभूत ढांचा संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। इसका मतलब यह हो गया कि किसी भी राजनीतिक दल को संसद में चाहे कितना भी बहुमत क्यों न मिले, वह अपने बहुमत का मिसयूज
नहीं कर सकता और जब मिसयूज नहीं करेगा तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में कभी भी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता। और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अगर नहीं तो संविधान की सर्वोच्चता हमेशा बनी रही। इन सभी स्थितियों से क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि ये स्थितियां ठीक है, सब कुछ सही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये जितने भी प्रोसीजर हैं ये सब कुछ सही है, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज हमेशा कहता हूं कि कोई भी राज्य संविधान के द्वारा अगर राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करता है और राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करके संविधान के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था का या संविधान के द्वारा जिस राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करता है, उस राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा जो स्थिति स्थापित की जाती है, उस स्थिति का या उस राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? अपनी समस्याओं का समाधान। कोई भी राज्य अगर राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना कर रहा है, उस राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? वह अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। अब भारत भी स्वतंत्र भारत है। स्वतंत्र भारत के बाद संविधान का निर्माण किया जा रहा है। संविधान के निर्माण करने के बाद भारत के लिए एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की जा रही है और उस राजनीतिक व्यवस्था को दायित्व दिया जाता है कि सामाजिक आर्थिक विकास, ये थी भारत की समस्या। इसलिए भारतीय संविधान पर यह आरोप लगा देना कि भारतीय संविधान कट पेस्ट कॉपी है, विदेशी संविधानों का ऋणी है, वह सिर्फ एक पक्ष है, वह संपूर्ण एनालिसिस नहीं है। बल्कि जबकि निष्पक्ष निर्णय तो यह होगा कि हम दोनों पक्षों को लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों को समाहित करना पड़ेगा। जब दोनों पक्षों को समाहित करेंगे तब जाके निष्पक्षता के साथ निर्णय होगा, और वह निर्णय कि हम संविधान या जो संविधान की स्थिति है उस संविधान के द्वारा पोजीशन। इसलिए भारत का संविधान भारतीय समस्याओं का समाधान करता है, भारत की सामाजिक स्थिति का समाधान करता है, और इस सामाजिक स्थिति का समाधान करने के बाद ये था पूरा आज का एनालिसिस। ठीक, यानी एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये पूरी स्थिति है, कई चीजें जोड़ी जा रही हैं, कई चीजें आपकी स्थापित की जा रही है, और इस स्थिति के स्थापित करने के बाद जो स्थितियां डेवलप कर रही है उससे आपका अब एक दूसरा प्रोसीजर है, दूसरी स्थिति है, एक कंसेप्ट कहा जाता है, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख क्यों है, सरकार का क्यों नहीं? सवाल है राज्य का प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति में विधायी शक्ति भी है और कार्यपालिकीय शक्ति भी। ठीक, विधायी शक्ति भी है, लेजिस्लेटिव पावर भी है, और एग्जीक्यूटिव पावर भी है। दोनों राज्य, और इन दोनों का प्रमुख अगर राष्ट्रपति है तो उसका मतलब यही हुआ, उसका मतलब यही हुआ कि राष्ट्रपति नो सेपरेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, यानी मींस की एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच सेपरेशन नहीं है। तो ये दोनों चीजें कहां पे है? प्रेसिडेंट के पास। और अगर प्रेसिडेंट के पास है तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ लेजिस्लेटिव, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव क्या है? स्टेट है, इसलिए प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट हो गया। क्लियर?
इसलिए ये कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, न कि सरकार। ठीक, तो ये स्थितियां हैं, ये सिचुएशन है, और इस स्थिति को लेकर चलता है ये एपीएसपी।